कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, इतना बड़ा कि अगर हुआ तो इतिहास की किताबें मिटा दी जाएंगी। इजराइल ने अपने सबसे घातक हथियार तैनात कर दिए हैं। ईरान ने जवाब में आसमान को आग बना दिया है। मीडिया कह रही है यह सिर्फ जवाबी हमला है, लेकिन असल में यह तीसरे विश्व युद्ध की उलटी गिनती है। अभी तुम ये वीडियो देख रहे हो और उसी वक्त मिसाइलें लॉन्च हो चुकी हैं, रडार पर टारगेट लॉक हो चुके हैं। बस एक बटन दबना बाकी है और पूरी दुनिया जल उठेगी। अगर ये युद्ध फूटा तो तेल नहीं बहेगा, खून बहेगा। और वो खून सिर्फ इजराइल या ईरान का नहीं होगा, बल्कि वो खून तुमसे भी टकरा सकता है। तो वीडियो छोड़ो मत, क्योंकि अब जो जानोगे वो न्यूज चैनल कभी नहीं दिखाएंगे। शाम के 8 बज चुके थे। तेहरान और तेल अवीव दोनों शहरों की सड़कों पर हल्की रौनक थी। लोग काम से घर लौट चुके थे, बच्चे मोबाइल में व्यस्त थे और दुनिया को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में इतिहास बदलने वाला है। रात गहराती गई और तभी ईरान के एक गुप्त सैन्य बेस से एक के बाद 100 से ज्यादा मिसाइलें और सशस्त्र ड्रोन इजराइल की ओर छोड़े गए। इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली आयरन डोम ने कुछ को हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन कई मिसाइलें बच निकलीं और सीधे जा टकराईं रिहायशी इलाकों, एक स्कूल और एक अस्पताल पर। पहला धमाका हुआ तेल अवीव के बाहरी हिस्से में, दूसरा धमाका एक यहूदी धार्मिक केंद्र पर और तीसरा एक बाल अस्पताल के पास। सायरन लगातार बज रहे थे। लोग बंकरों की ओर भाग रहे थे। बच्चों की चीखें, माओं की दुआएं और एक अजीब सा सन्नाटा जिसने पूरे देश को अपने डर में जकड़ लिया। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। मात्र 17 मिनट के भीतर इजराइल ने जवाबी हमला शुरू कर दिया। तेल अवीव के एक गुप्त एयरबेस से 30 से अधिक फाइटर जेट्स तेहरान की ओर उड़ान भर चुके थे। उनका पहला निशाना ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स का एक अति संवेदनशील ठिकाना था। बम गिरे और उसके साथ ही ढह गईं इमारतें, जिनमें शायद कोई ड्यूटी पर तैनात सैनिक था या कोई ऐसा जो बस सोने की तैयारी कर रहा था। ईरान के स्टेट टेलीविजन पर एक बयान आया, हम इस हमले को चुपचाप नहीं सहेंगे, यह जिहाद है। और फिर लेबनान से हिजबुल्लाह ने 10 से अधिक रॉकेट्स इजराइल की सीमा में दाग दिए। सिर्फ 1 घंटे में मध्य पूर्व के 3 देश, ईरान, इजराइल और लेबनान, सीधे युद्ध में कूद चुके थे। लेकिन इस सब के बीच सबसे ज्यादा टूट रहा था एक आम इंसान। एक मां जिसका बच्चा मिसाइल हमले में मारा गया, एक पिता जिसने अपनी बेटी की लाश मलबे से निकाली, एक बुजुर्ग जो बंकर तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गया। यह युद्ध उनके लिए नहीं था, लेकिन फिर भी वो ही इसकी सबसे बड़ी कीमत चुका रहे थे। यह कोई टीवी पर चलने वाली ब्रेकिंग न्यूज नहीं थी। यह एक युद्ध था जिसमें बम सिर्फ इमारतों को नहीं, परिवारों को गिरा रहे थे। इस युद्ध की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई थी, कोई वॉर डिक्लेरेशन नहीं था, कोई संसद में बहस नहीं हुई थी। बस रात के अंधेरे में एक देश ने दूसरे देश पर हमला कर दिया और यहीं से शुरू हो गई 20वीं सदी के सबसे खतरनाक संघर्ष की कहानी, जिसका अंत कोई नहीं जानता। जब हथियार बोलने लगते हैं तो इंसानियत चुप हो जाती है। इस युद्ध की कहानी आज से नहीं, बल्कि कई दशक पहले से लिखी जा रही थी। साल था 1969। ईरान में एक ऐसा तूफान उठा जिसने पूरे मध्य पूर्व की राजनीति बदल दी। इस तूफान का नाम था इस्लामिक क्रांति। अयातुल्ला खुमैनी नाम का एक कट्टर धार्मिक नेता सत्ता में आया और उसने पूरे पश्चिमी जगत, खासकर अमेरिका और इजराइल के के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। क्रांति से पहले ईरान और इजराइल दोस्त थे। ईरान अमेरिका का नजदीकी सहयोगी था, इजराइल को तेल मिलता था, सुरक्षा जानकारी साझा होती थी। तेहरान में इजराइल का एक मजबूत राजनयिक मिशन था। लेकिन इस्लामिक क्रांति के बाद तेहरान ने इजराइल के दूतावास को बंद कर दिया। उसकी जगह फिलिस्तीन दूतावास खोल दिया गया और यहीं से शुरू हुआ कट्टर वैचारिक युद्ध। ईरान ने कहा, इजराइल एक अवैध यहूदी शासन है और उसे इस धरती से मिटा देना चाहिए। यह एक राजनीतिक मतभेद नहीं था, बल्कि सीधा धार्मिक युद्ध घोषित कर दिया गया था। इजराइल के लिए यह चुनौती केवल सैन्य नहीं थी, बल्कि अस्तित्व की थी। इसके बाद शुरू हुआ छाया युद्ध। ईरान ने सीधे हमला नहीं किया, बल्कि उसने प्रॉक्सी वॉर का तरीका अपनाया। लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, यमन में हूथी विद्रोही, इन सभी को ईरान ने पैसे, हथियार और ट्रेनिंग देना शुरू किया। ये संगठन इजराइल पर मिसाइल हमले करते और ईरान इस्लामिक प्रतिरोध का नायक बनता। इजराइल ने भी जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के भीतर एक अदृश्य युद्ध छेड़ दिया। परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या, साइबर हमले, तेहरान में गुप्त बम धमाके, हर मोर्चे पर मोसाद ने ईरान को दर्द दिया।
ईरान के मशहूर वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे, जो परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाते थे, उनकी कार पर दिन दहाड़े हमला हुआ। पूरी दुनिया जानती थी कि यह किसने किया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। इसके बाद आया स्टक्सनेट, एक ऐसा साइबर वायरस जिसे इजराइल और अमेरिका ने मिलकर बनाया। यह वायरस चुपचाप ईरान के परमाणु संयंत्रों में घुसा और सैकड़ों सेंट्रीफ्यूज मशीनों को नष्ट कर दिया। यह दुनिया का पहला ऐसा साइबर हमला था जिसने किसी देश की परमाणु शक्ति को टेक्नोलॉजी से तबाह किया। ईरान का गुस्सा और बढ़ गया। उसने इजराइल के विदेशों में काम करने वाले नागरिकों पर हमला करवाना शुरू किया। बुल्गारिया, भारत, थाईलैंड जैसे देशों में इजरायली टूरिस्ट्स को निशाना बनाया गया। अब दोनों देशों के बीच सिर्फ दुश्मनी नहीं, बल्कि एक गहरी नफरत पनप चुकी थी, जो समय के साथ और जहरीली होती गई। दोनों देशों की सोच। इजराइल, एक ऐसा देश जो खुद को यहूदी समुदाय का एकमात्र रक्षक मानता है, उसके लिए हर दुश्मन खतरा है और हर हमला अस्तित्व पर आघात। ईरान, एक ऐसा देश जो खुद को इस्लाम का तत्वज्ञानी प्रहरी मानता है और उसे लगता है कि इजराइल का वजूद मिटाना उसका धार्मिक कर्तव्य है। कभी राजनयिक रिश्तेदार रहे दो देश, आज एक दूसरे को मिटाने की कसम खाए बैठे हैं। और जब दुश्मनी धर्म, अस्तित्व और इतिहास के जहर से पनपे, तो उसकी आग एक दिन पूरी दुनिया को जला सकती है। यह कहानी किसी एक मिसाइल से शुरू नहीं हुई थी। इसकी जमीन महीनों बल्कि सालों से तैयार हो रही थी, धीरे धीरे, चुपचाप और बेहद खतरनाक ढंग से। साल था 2024। गाजा में एक बड़ा संघर्ष हुआ। हमास ने इजराइल पर सैकड़ों रॉकेट दागे और जवाब में इजराइल ने गाजा के कई हिस्सों को मलबे में बदल दिया। लेकिन इस बार फर्क था, हमास अकेला नहीं था। उसके पास नई मिसाइलें, नए ड्रोन और बेहतर रणनीति थी। ये सब कहां से आए? जवाब था ईरान। ईरान ने खुलकर नहीं, लेकिन पर्दे के पीछे से हमास और हिजबुल्लाह को खतरनाक हथियारों की सप्लाई शुरू की थी। गाइडेड मिसाइलें, सुसाइड ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स, इन सब का इस्तेमाल अब गाजा और लेबनान से होने लगा। और इजराइल जान चुका था, यह सिर्फ प्रॉक्सी युद्ध नहीं रह गया है, यह अब सीधा ईरान बनाम इजराइल हो चुका है। जनवरी 2025, सीरिया में इजराइल ने एक खुफिया ऑपरेशन को अंजाम दिया। इजरायली ड्रोन ने दमिश्क के पास एक ईरानी मिलिट्री बेस को टारगेट किया, जहां माना जाता था कि ईरान अपने हथियार भेजने की तैयारी कर रहा था। इस हमले में ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कई सीनियर अधिकारी मारे गए। तेहरान में गुस्सा उबल पड़ा। सरकारी टीवी पर कहा गया, इजराइल ने हमारे लोगों की हत्या की है, अब समय है जवाब देने का, यह बदला लिया जाएगा। फरवरी 2025, ईरान ने एक नई मिसाइल का परीक्षण किया, खैबर शिकन, जिसका दावा था कि यह इजराइल तक सीधे पहुंच सकती है। इजराइल के खुफिया विभाग शिन बेट ने इसे सीधी चेतावनी माना। और फिर आया एक बहुत बड़ा साइबर हमला। तेल अवीव की वाटर सप्लाई सिस्टम्स और पावर ग्रिड्स को हैक किया गया। सिस्टम ठप हो गए। रात भर लाखों लोग पानी और बिजली से वंचित रहे। कोई दावा नहीं आया, लेकिन इजराइल को पता था यह ईरान की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विंग का ही काम था। मार्च 2025, इजराइल ने बदला लिया। स्टक्सनेट डू, एक नया साइबर वायरस ईरान की परमाणु फैसिलिटी में भेजा गया। इस बार सिर्फ मशीनें नहीं रुकीं, बल्कि एक बड़ी रेडियो एक्टिव लीक हुई। तेहरान में अफरा तफरी मच गई, लोगों को इवैक्यूएटेड किया गया और सरकारी बयान आया, यह एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध है। ईरान अब युद्ध की सीधी राह पर आ चुका था। अप्रैल 2025, सीधा युद्ध अब टालना मुश्किल था। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में हमले तेज कर दिए। हमास ने दोबारा मिसाइल दागे और यमन से हाउथी विद्रोहियों ने भी इजरायली जहाजों को निशाना बनाया। इजराइल ने चारों दिशाओं में हमला करना शुरू किया, लेकिन सबको पता था असली टकराव अभी बाकी है। और फिर तेहरान ने घोषणा की, हम अब चुप नहीं रहेंगे। जो जवाब हमास और हिजबुल्लाह नहीं दे पाए, अब वो ईरान खुद देगा। इतिहास के पन्नों में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब दोनों पक्ष जानते हैं कि युद्ध विनाश लाएगा, लेकिन फिर भी वे उसे टाल नहीं पाते, क्योंकि अब यह सिर्फ रणनीति नहीं, आत्मसम्मान, बदला और अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। तारीख थी 13 अप्रैल 2025। मध्य पूर्व की हवा में बेचैनी थी। हर देश के रडार सतर्क थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इतिहास का सबसे बड़ा क्रॉस बॉर्डर मिसाइल हमला अब बस कुछ ही घंटे दूर है। रात के 9:30 बजे ईरान की राजधानी तेहरान से 400 से अधिक मिसाइलें और ड्रोन तेल अवीव, हैफा और जेरूसलम की ओर दागी गईं। यह केवल एक सैन्य हमला नहीं था, यह एक घोषित युद्ध था। ईरान ने पहली बार अपनी जमीन से, अपने नाम से और खुले तौर पर इजराइल पर हमला किया। मिसाइलें कौन सी थीं? इस हमले में इस्तेमाल की गईं फतेह 110 खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल और आत्मघाती ड्रोन,
जिनमें थे शहीद 1346 और शहीद 126। इन हथियारों की रेंज 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक थी और उनकी गति ध्वनि की 5 गुना तेज। पहला टारगेट इजरायली मिलिट्री बेस गोलन हाइट्स में स्थित नफ्ताली हिल कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया। मिसाइल ने पूरा बेस हिला दिया। एक बड़ी इमारत ध्वस्त हो गई जहां इजरायली सेना की उत्तरी कमांड की बैठक चल रही थी। 30 से अधिक सैनिकों की मौत की खबर आई। दूसरा टारगेट तेल अवीव का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर 3 ड्रोन आकर गिरे। आग लग गई, हवाई यातायात बंद करना पड़ा, 6 विमानों को वापस मोड़ना पड़ा और पूरे देश में लाल अलर्ट जारी किया गया। तीसरा टारगेट सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर। ईरान का मकसद केवल सैन्य जवाब नहीं था बल्कि आम जनता को डराना भी था। तेल अवीव की एक रिहायशी कॉलोनी में एक गाइडेड मिसाइल आकर फटी। 15 नागरिकों की जान चली गई, जिसमें 5 बच्चे भी शामिल थे। इजरायली टीवी चैनलों पर सिर्फ धुआं, रोते बिलखते लोग और मलबा दिखाई दे रहा था। इजरायल की प्रतिक्रिया कुछ ही मिनटों में आयरन डोम और एरो 3 जैसी वायु रक्षा प्रणालियां एक्टिव हो गईं। 300 से अधिक मिसाइलें और ड्रोन हवा में ही नष्ट कर दिए गए। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में हमला पहली बार हुआ था और कुछ हमले सफल भी रहे। इजरायली प्रधानमंत्री ने रात में ही टेलीविजन पर बयान दिया, यह हमारे देश पर हमला नहीं, यह यहूदी सभ्यता पर हमला है। हम इसका ऐसा जवाब देंगे जो आने वाली नस्लें याद रखेंगी। विश्व की प्रतिक्रिया अमेरिका ने इजरायल के साथ खड़े होने की घोषणा की। रूस ने संयम बरतने की अपील की। चीन ने चुप्पी साध ली और भारत ने सभी भारतीय नागरिकों को इजरायल छोड़ने की सलाह दी। संयुक्त राष्ट्र ने आपात बैठक बुलाई, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। यह हमला क्यों ऐतिहासिक था? यह पहली बार था जब ईरान ने सीधे इजरायल पर हमला किया, बिना किसी प्रॉक्सी संगठन की आड़ लिए। यह मिसाइलों और ड्रोन का सबसे बड़ा युद्ध उपयोग था, जिसमें एक रात में 400 से अधिक हथियार दागे गए। यह एक ऐसा क्षण था जहां पूरी दुनिया ने महसूस किया, तीसरे विश्व युद्ध का खतरा अब सिर्फ एक कल्पना नहीं, हकीकत बन सकता है। इस हमले ने केवल सरहदें नहीं तोड़ी, बल्कि दुनिया की रणनीतिक सोच को भी हिला दिया। अब जो होगा वह इतिहास के सबसे अनिश्चित अध्यायों में लिखा जाएगा। तेहरान की मिसाइलें इजरायल की छाती चीर गई थीं। अब बारी थी जवाब देने की। लेकिन इजरायल कभी सिर्फ गोली से जवाब नहीं देता, वो जवाब देता है दिमाग, गुप्त योजना और निर्दयी सटीकता से। मोसाद का ऑपरेशन शुरू। ईरान के मिसाइल हमले के 24 घंटे के भीतर इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने एक 3 स्तरीय ऑपरेशन शुरू किया। पहली स्टेज टारगेट मैपिंग। ईरान के अंदर मौजूद बैलिस्टिक मिसाइल बेसिस, रेडार सिस्टम्स और IRGC के कमांड हेडक्वार्टर्स की लोकेशन। दूसरी स्टेज साइबर डिसरप्शन। ईरान की वायु सुरक्षा प्रणाली को हैक किया गया। कम्युनिकेशन जैमर्स के जरिए डिफेंस सिस्टम्स को अंधा और बहरा बना दिया गया। तीसरी स्टेज रात 2 बजे ईरान के अंदर 3 बड़े धमाके हुए। पहला, खुर्रम शहर मिसाइल फैक्ट्री, जहां फतेह और जुल्फिकर मिसाइलें बनती थीं, पूरी फैक्ट्री मलबे में तब्दील। दूसरा, इस्फहान UAV कमांड सेंटर ड्रोन नियंत्रण केंद्र, जहां से शहीद ड्रोन ऑपरेट किए जाते थे। टारगेटेड स्ट्राइक, 100 से अधिक ईरानी सैनिकों की मौत। तीसरा, ईरान इराक सीमा के पास हथियारों का गोदाम, जिसमें हिजबुल्लाह के लिए भेजी जा रही मिसाइलें रखी थीं। इजरायली लेजर गाइडेड बमों ने उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया। मिसाइल से भी आगे, स्पेशल ऑप्स टीम इजरायल ने सिर्फ हवाई हमले नहीं किए, बल्कि सीक्रेट जमीनी ऑपरेशन भी चलाया। एक विशेष यूनिट जो मोसाद और सैरत मतकल, इजरायली स्पेशल फोर्स का मिश्रण थी, ने तेहरान के बाहरी इलाके में IRGC के एक जनरल को अगवा किया। 3 दिन बाद इजरायली मीडिया ने वीडियो जारी किया, जिसमें वो जनरल इजरायल के सवालों का जवाब देता दिखा। यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था जिसने ईरान को अंदर से झकझोर दिया। सैटेलाइट से मिली तस्वीरें दुनिया भर की एजेंसियों ने पुष्टि की। 3 प्रमुख सैन्य ठिकाने पूरी तरह तबाह। ईरान की परमाणु प्रगति को 6 महीने पीछे धकेल दिया गया। सैन्य कम्युनिकेशन नेटवर्क बुरी तरह प्रभावित। ईरान का जवाब। ईरानी संसद में नारों की गूंज उठी, मौत है इजरायल को। ईरान ने धमकी दी कि अगर हमला जारी रहा तो वो हरमज की खाड़ी को बंद कर देगा, जिससे दुनिया का 40% तेल व्यापार रुक जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने फिर बैठक बुलाई, लेकिन इस बार भी कोई संघर्ष विराम नहीं हुआ। बाकी दुनिया की प्रतिक्रिया। अमेरिका, इजरायल के रक्षा में खुलकर खड़ा सऊदी अरब और UAE, चुपचाप समर्थन। भारत अपने सभी नागरिकों को तेहरान और तेल अवीव से निकालने लगा। रूस और चीन तटस्थ लेकिन चिंतित। अंतिम पंक्तियां। जब जहर दिया जाता है तो मरने में समय लगता है, लेकिन जब जवाब गोली और आग से दिया जाता है, तब दर्द एक नहीं 100 बार महसूस होता है।
मोसाद की रणनीति और इजरायली शक्ति ने दिखा दिया कि अगर कोई देश जिंदा रहना जानता है तो वो हर कीमत पर जिंदा रहना चाहता है। इस युद्ध की आग अब सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रही। अब इसकी लपटें वॉशिंगटन से लेकर रियाद, बीजिंग से लेकर मॉस्को तक फैलने लगी थीं। अमेरिका खुलकर मैदान में जैसे ही ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागीं, अमेरिका के राष्ट्रपति ने सीधा ऐलान किया, हम इजराइल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। और फिर 6 अमेरिकी युद्धपोत फौरन पर्सियन गल्फ की ओर बढ़े। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 4 मिसाइल डिस्ट्रॉयर, एक परमाणु पनडुब्बी अमेरिकी सेंट्रल कमांड CENTCOM ने ऑपरेशन स्टील शील्ड लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य था इजराइल की सुरक्षा और ईरान को रोकना। सऊदी अरब और UAE चुप्पी में रणनीति। हालांकि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने किसी एक पक्ष का समर्थन खुलकर नहीं किया, लेकिन अंदर खाने उन्होंने इजराइल की एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी को सपोर्ट किया। रियाद को डर था, अगर ईरान को अब नहीं रोका गया तो कल उसके तेल टैंकों और रिफाइनरियों पर भी ड्रोन गिर सकते हैं। चीन, कूटनीति या रणनीतिक दूरी। चीन ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की, लेकिन वो खुद को इस मामले से अलग रख रहा था। क्यों? क्योंकि चीन की रणनीति थी तेल सप्लाई को चालू रखना और अमेरिका को इस झमेले में फंसा देखना। बीजिंग ने चुपचाप ईरान को स्पेयर पार्ट्स और डिजिटल इक्विपमेंट सप्लाई करना जारी रखा, लेकिन खुद को तटस्थ बनाए रखा। रूस मौन लेकिन सतर्क। रूस की स्थिति जटिल थी। वह यूक्रेन में पहले से युद्धरत था और अब उसे डर था कि अगर मध्य पूर्व में भी अमेरिका खुलकर कूदेगा तो उसकी वैश्विक पकड़ और भी कमजोर हो जाएगी। रूस ने संयम की अपील की, लेकिन अपने S-400 डिफेंस सिस्टम ईरान को स्टैंड बाय मोड पर दे दिए। संयुक्त राष्ट्र एक बार फिर निष्क्रिय। संयुक्त राष्ट्र ने 3 आपातकालीन बैठकें बुलाईं, लेकिन हर बार अमेरिका और रूस के बीच विवाद हुआ। अमेरिका चाहता था ईरान के खिलाफ कड़ा एक्शन, रूस और चीन चाहते थे इजराइल को भी रोका जाए। कोई संयुक्त प्रस्ताव पास नहीं हुआ। दुनिया ने देखा संयुक्त राष्ट्र केवल बयान देने वाली संस्था बनकर रह गया है। भारत मुश्किल में फंसा शांति दूत। भारत ने शुरुआत में दोनों पक्षों से संयम की अपील की, लेकिन जैसे ही तेहरान में भारतीय दूतावास के पास धमाका हुआ, भारत ने तुरंत ऑपरेशन गंगा 2 शुरू किया, जिसके तहत 5000 से अधिक भारतीयों को इजराइल और ईरान से निकाला गया। मोदी सरकार पर देश में सवाल उठे, क्या भारत को इजराइल का समर्थन करना चाहिए या तटस्थ रहना चाहिए? इसका जवाब भी विवादास्पद रहा। भारत संतुलन साधने में लगा रहा, लेकिन खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल को कुछ तकनीकी सहायता भारत से मिली। तीसरे विश्व युद्ध की आशंका। युद्ध अब केवल एक देश बनाम दूसरे देश नहीं था, यह बन चुका था। ब्लॉक्स की लड़ाई एक तरफ था, इजराइल, अमेरिका, सऊदी अरब, भारत कूटनीतिक रूप से। दूसरी तरफ ईरान, हिजबुल्लाह, यमन के हूथी और अप्रत्यक्ष रूप से रूस, चीन, पश्चिमी देशों में वर्ल्ड वॉर 3 टॉप ट्रेंड बन चुका था। अगर इतिहास गवाह है तो तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हमेशा छोटे छोटे क्षेत्रों में शुरू होती है और फिर वह धीरे धीरे महाशक्तियों की आग में बदल जाती है। मध्य पूर्व की रेत अब केवल गर्म नहीं, जल रही थी और उसमें झुलसने का खतरा पूरी दुनिया को था। इतिहास ने हमें बार बार चेताया है, पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध और अब क्या तीसरा भी दरवाजे पर खड़ा है? ईरान और इजराइल के बीच यह संघर्ष सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई है अस्मिता, अस्तित्व और अंतर्राष्ट्रीय स्वार्थों की। जब एक मिसाइल गिरती है तो वह केवल मिट्टी नहीं उधेड़ती, वह किसी का भविष्य, किसी का सपना, किसी मासूम की जिंदगी छीन लेती है। एक मां जो बेटे के लौटने का इंतजार कर रही होती है, एक पिता जो परिवार को सुरक्षित देखना चाहता है, एक बच्चा जो कल स्कूल जाने वाला था, उनके लिए यह युद्ध नहीं, अंतिम प्रलय बन जाता है। इस युद्ध ने क्या सिखाया? कि शांति कोई विकल्प नहीं बल्कि जरूरत है, कि हथियारों से देश तो जीते जा सकते हैं लेकिन दिल कभी नहीं, कि तकनीक और ताकत के इस युग में एक गलती पूरी मानवता की कब्र खुद सकती है। एक सवाल जो रह गया, क्या हम अब भी समय रहते संभल सकते हैं या फिर हमें इतिहास की वही गलती फिर दोहरानी है? पहले मारना, फिर मातम मनाना। यह डॉक्यूमेंट्री खत्म होती है, लेकिन सवाल वहीं खड़े हैं, धुएं में लिपटे हुए, मलबे के नीचे दबे हुए और इंसानियत के चुप पड़े जमीर में गूंजते हुए। शांति कोई किताब का शब्द नहीं, वह हर सांस में जिंदा रहने की उम्मीद है। जिन देशों के पास ताकत है वही अगर संयम नहीं रखेंगे तो फिर कमजोरों के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं बचेगी। धन्यवाद। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो इसे जरूर साझा करें।
क्योंकि युद्ध की सच्चाई को जितना ज्यादा लोग जानेंगे, शायद अगला युद्ध उतना ही टल सकेगा।